नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स विमर्श में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। विमर्श में आज चर्चा करेंगे किसान आंदोलन की। चर्चा का विषय है किसान आंदोलन की दिशा। किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच दो मुख्य अतिथि के रूप में जो विद्वान विराजमान हैं, उनका मैं सबसे पहले परिचय कराता हूं। मेरे दाईं ओर प्रोफेसर AP तिवारी जी, लखनऊ विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त अर्थशास्त्र के प्रोफेसर आप रहे हैं अर्थशास्त्र में, और आप ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ हैं। आपका कृषि और ग्रामीण विकास पर, अर्थशास्त्र पर विशेष अध्ययन है। तिवारी जी, आपका हम विमर्श में स्वागत करते हैं। इस चर्चा में दूसरे अतिथि श्री सर्वेश चंद्र द्विवेदी जी हैं। आप सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और विभिन्न विषयों के आप जानकार हैं। आप राष्ट्र धर्म प्रकाशन के निदेशक हैं और आप एक प्रमुख ट्रेड यूनियन लीडर भी रहे हैं। हमारे बीच में आप चर्चा में उपस्थित हुए हैं। सर्वेश चंद्र द्विवेदी जी का भी मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार। विमर्श शुरू करने से पहले आइए देखते हैं एक किसान आंदोलन पर रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है कृष्णदेव त्रिपाठी जी की, जिन्होंने किसान आंदोलन पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कृषि कानूनों के विरोध में देश के किसान लगभग 3 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर जमे हैं। कई किसानों की जानें जा चुकी हैं। किसानों की मांग है कि नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। किसानों की सरकार से 12 दौर की वार्ता हो चुकी है, फिर भी किसान अडिग हैं। इस आंदोलन के दौरान हिंसा और लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने जैसी घटनाएं भी हुई हैं। आरोप है कि आंदोलन का खालिस्तानी लिंक है, लेकिन इसका अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। इस आंदोलन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसान ही आंदोलन कर रहे हैं। छोटी जोत वाले किसान, जिनकी संख्या काफ़ी बड़ी है, वे आंदोलन से दूर हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि नए कृषि कानूनों में क्या है और उन्हें लेकर किसानों की चिंताएं क्या हैं। पहला कानून है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। इस कानून के तहत अब किसान देश के किसी भी हिस्से में अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे पहले ही फसल खरीद प्रणाली उनके प्रतिकूल थी, क्योंकि वे सिर्फ पास की मंडी में ही अपने उत्पाद बेच सकते थे। इस पर सरकार का पक्ष है कि इस कानून से किसान अपने लिए बाजार का चुनाव कर सकते हैं। वे अपने या दूसरे राज्य में स्थित कोल्ड स्टोर, भंडारण गृह या प्रसंस्करण इकाइयों को कृषि उत्पाद बेच सकते हैं। फसलों की सीधी बिक्री से एजेंट को कमीशन नहीं देना होगा। परिवहन शुल्क और सेस या लेवी से भी नहीं देनी होगी। लेकिन इस पर किसानों की भी आपत्ति है। उनका कहना है कि इच्छा के अनुरूप उत्पाद बेचने के लिए किसान आज़ाद नहीं हैं। भंडारण की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वे कीमत अच्छी होने का इंतज़ार नहीं कर सकते। खरीद में देरी पर MSP से काफ़ी कम कीमत पर फसलों को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कमीशन एजेंट किसानों को खेती व निजी ज़रूरतों के लिए रुपए उधार देते हैं। ये एजेंट अक्सर बहुत कम कीमत पर फसल खरीदकर उसका भंडारण कर लेते हैं और अगले सीज़न में उसकी MSP पर बिक्री करते हैं। दूसरा कानून है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विवाद समाधान अधिनियम 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन
एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस। इस पर सरकार का कहना है कि किसान कारपोरेट कंपनियों के साथ अनुबंध के आधार पर खेती के लिए आज़ाद हो गए हैं। अनुबंध के दौरान किसान अपनी उपज का मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। किसानों और कारपोरेट के बीच किसी प्रकार का विवाद होने पर एक विवाद समाधान तंत्र होगा जिसमें विवाद का निपटारा किया जाएगा। किसानों की आपत्तियां भी हैं। किसानों का कहना है कि फसल की कीमत तय करने व विवाद की स्थिति का बड़ी कंपनियां लाभ उठाने का प्रयास करेंगी। बड़ी कंपनियां छोटे किसानों के साथ समझौता नहीं करेंगी। मौजूदा अनुबंध कृषि का स्वरूप अलिखित है, लिहाजा किसानों और कंपनियों के बीच विवाद खड़े होने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। किसानों को विवाद निपटारा तंत्र के सरकारी अधिकारियों की ईमानदारी पर संदेह है। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, सर्विसेज बिल एंड एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। इसके फायदे हैं कि इस बिल के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, खाने वाले तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। इसके बाद युद्ध व प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों को छोड़कर भंडारण की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। इससे किसानों की उपज आसानी से बिक सकेगी। किसानों की आपत्तियां भी हैं। किसानों का मानना है कि असामान्य स्थितियों के लिए कीमतें इतनी अधिक होंगी कि उत्पादों को हासिल करना आम आदमी के बूते में नहीं होगा। आवश्यक खाद्य वस्तुओं के भंडारण की छूट से कंपनियां फसलों की कीमतें कम कर सकती हैं। एमएसपी को लेकर के भी संशय है। किसानों को आशंका है कि सरकार धीरे धीरे एमएसपी समाप्त कर देगी, इसीलिए किसान एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। जबकि सरकार का कहना है कि नए कृषि कानून के बावजूद एमएसपी है और आगे भी रहेगी। इसका आश्वासन प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री संसद में भी दे चुके हैं। किसान आंदोलन को लगभग 2 महीना 27 दिन बीत गया है और पूरे देश भर में आंदोलन चर्चा में है। देश विदेश में इसकी चर्चा हुई है। कई पड़ाव किसान आंदोलन के आए हैं। इस आंदोलन पर आज हम चर्चा करते हैं कि आंदोलन आखिर जा किस दिशा में रहा है। क्या ये आंदोलन किसानों के मुद्दे पर केंद्रित है या मुद्दों से भटक गया है। किसान आंदोलन का उद्देश्य कितना सही है और कितना उसके पीछे राजनीति है, इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सर्वेश चंद्र द्विवेदी जी से जानते हैं। सर्वेश जी, ये आंदोलन जिस उद्देश्य को लेकर शुरू हुआ, वो उद्देश्य क्या लगता है आपको कि किसान बिल ठीक हैं या किसानों की बात ठीक है या सरकार का पक्ष ठीक है? इसमें क्या उचित लगता है आपको? क्या कहना चाहिए कि सरकार ने जल्दबाजी में बिल ले आए या किसान उसको समझ नहीं पाए जो उनके हित की बात हुई है? देखिए, ये बिल जो है वो सरकार का किसानों को सुविधा देने के लिए है, किसानों के लिए नहीं है। और ये किसान का जो कृषि कार्य है उसके लिए वो राज्यों का विषय है और राज्य उस पर कानून बना सकते हैं और बनाए भी हैं। इस बिल के विरोध के लिए ये पॉलिटिकल विरोध का एक सिनेरियो तैयार किया गया, विमर्श तैयार किया गया और इसमें भारत के अंदर और भारत के बाहर ये दोनों जगह से इसको विरोध करने का एक पूरा उपक्रम बनाया गया। और ये जिस दिन इन्होंने ऑर्डिनेंस लाए, वो ऑर्डिनेंस मुझे लगता है कि जल्दबाजी में लाए। ऑर्डिनेंस की इतनी ज़रूरत नहीं थी। इसको कोरोना काल था, इसको आसानी से पब्लिक में विमर्श करके और इसको लाते तो ये बहुत उपयोगी होता और किसान भी इसे स्वीकार करता। किसान इस बिलों के बारे में ये जानता ही नहीं है कि ये बिल किसान के लिए है या ट्रेडिंग के लिए है, जबकि केंद्र सरकार का ये विषय है ट्रेडिंग
और ट्रेडिंग के लिए ये फैसिलिटेट करने के लिए ये 3 बिल हैं। और इसलिए वो किसानों का जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी कि उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री बनाया जाए, और इंडस्ट्री बनाने के लिए फिर ट्रेडिंग उसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय है। और उस ट्रेडिंग के लिए ये 3 बिल आए हैं, स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे आए। लेकिन सरकार और संगठन इसको किसानों के बीच इस विषय को पहुंचाने में असफल रहे, और इस कारण से जो जिस नीयत से इसका विरोध किया गया वो पॉलिटिकल नीयत है। वह सरकार की इस अच्छी नीयत को और उसके विरोध में वातावरण बनाने में यह किसान आंदोलन उसके लिए सफल होने के प्रयास किए गए। जो कहीं तक किसानों में भ्रम उत्पन्न हुआ वो उनकी सफलता ही कही जाएगी कि किसान आंदोलन के नाम पर और किसानों को भ्रमित करने का काम किया। अब इसमें जो मुख्य बात है कि यह क्यों किसानों के माध्यम से किया गया, हम इसके बारे में एक बात कहना चाहते हैं कि जब मार्क्स ने औद्योगिक क्रांति के आधार पर मजदूरों से परिवर्तन करने की बात की, तो लेनिन ने यह पाया कि रूस में मजदूरों के माध्यम से और साम्यवाद नहीं आ सकता, तो उन्होंने किसानों को लिया। पहले किसानों को हटाया, उनकी ज़मीन ली, और इसके बाद फिर किसानों को बसाया, और इसके बाद चीन ने माओ ने उसको और आगे बढ़ाया, और उन्होंने साम्यवाद को किसानों के माध्यम से लाने का किया। तो यह किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि स्वतंत्रता के साथ ही इसकी जुड़ी हुई है। और मजदूरों के बीच बहुत आंदोलन हुआ, किसानों के बीच छुटपुट आंदोलन हुए, लेकिन किसानों ने उसे कभी गंभीरता से लिया नहीं कि साम्यवाद की दृष्टि से ये राजनीतिक और हम इसके आधार पर राजनीति कर सकते हैं। और इस आंदोलन में पंजाब ने अगुवाई की, और इसमें जो इसको साम्यवाद की दृष्टि से ले जाना चाहते थे उन्होंने इन कानूनों को टोटल समाप्त करने और एमएसपी लागू करने के लिए कहा। एमएसपी के मानी है कि सरकार के नियंत्रण में मार्केट रहे, सरकार के नियंत्रण में सप्लाई रहे, सरकार के नियंत्रण में ही मूल्य निर्धारित हो। यह जो साम्यवादी दृष्टिकोण है कि हर काम सरकार का करेगा, वह इस कारण से ये इसके कानून बनाने की बात अब दृढ़ता से की गई, क्योंकि इसको स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर मार्केटिंग के लिए सुविधा देने का काम जो किया गया कानूनों के द्वारा, उसको नकारने के लिए ये पूरा उपक्रम किया गया। अगर ये किसान इसको जान ले कि हमको सुविधा करने के लिए, तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 40 और आर्टिकल 48 और आर्टिकल 43 कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें कि सहकारिता पर श्रम करने वाले और किसान दोनों सहकारिता की तरफ काम करें, और संस्थाओं के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन करा करके और समितियों से काम करें, उसके लिए इन तीनों बिलों में प्रोविज़न किया गया। तो इसलिए वो अगर काम करेंगे तो मजदूर का और किसान का दोनों का हित होगा। और ये जो आंदोलन खड़ा किया गया, ये मात्र 2% किसानों के प्रेरित करने के लिए है, और 2% वो हैं जिनकी 25 एकड़ से बड़ी ज़्यादा ज़मीन है। इसलिए ये मजदूर और किसान जो दोनों लगभग 80% 85% है, वो उसके लिए यह आंदोलन उनके लिए उपयोगी नहीं है। और इसलिए किसानों ने भी, जो मजदूर हैं और किसान हैं, उन्होंने इसको कभी गंभीरता से लिया नहीं। लेकिन ये पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा खड़ा हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी और उनके कार्यकर्ता इस आंदोलन को बढ़ाने का काम करते हैं, और ये तब तक होता रहेगा जब तक बंगाल का चुनाव ना हो जाए और जब तक पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव ना आ जाएं। इसलिए ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, ये इसलिए कि राजनीतिक प्रेरित है, और इसमें जो लीडर हैं वह भी राजनीतिक प्रेरित लीडर हैं। मैं एक लीडर की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश के हैं और किसानों के नेता, उनके पिताजी बहुत बड़े नेता रहे, वह कानून के विद्यार्थी भी रहे। क्या उनको समझ में नहीं आता कि ये कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट का है, और किस लिए बना? वो जानते हैं कि ट्रेड के लिए बना, वो जानते हैं कि आर्टिकल 40, 43 और 43A और ये जो है 48, इनका मांग किसान को रखनी चाहिए। वो आज तक किसी किसान संगठन ने नहीं रखी। इसलिए नहीं रखी कि अगर ग्राम पंचायत व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी और मूल्य निर्धारित करेगा ग्राम सभा, तो फिर यह राज्य का हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा, और राज्य का हस्तक्षेप खत्म होगा, वो कोई राजनीतिक पार्टी चाहती नहीं। आप प्रोफेसर AP तिवारी जी से जान लेते हैं कि प्रोफेसर तिवारी जी, ये आप तो कृषि अर्थशास्त्र और कृषि के ग्रामीण मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं,
तो ये बताइए कि क्या किसानों को ऐसे बिलों की आवश्यकता थी? गांव की अर्थव्यवस्था में क्या ऐसी ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि इस तरह के ट्रेडिंग वाले कुछ बिल आए और किसानों को खुला ट्रेड का लाभ किसानों को भी मिले, ऐसी ज़रूरत महसूस की गई थी क्या? सर्वेश जी, इसके लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। हरित क्रांति 1966-67 में भारत में आरंभ होती है और उसका जो केंद्रीय तत्व था वो रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग, संकर बीजों का प्रयोग। दृष्टिकोण ये था कि कृषि की उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 1965 में कृषि कीमतों के निर्धारण के लिए, कृषि जिन्सों की कीमतों के निर्धारण के लिए कृषि मूल्य आयोग बना, जिसका 1985 में एक नाम नया दिया गया, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में कृषकों की उपज के लिए पारिश्रमिक कीमत सुनिश्चित करने में हम विफल रहे हैं। इस एक सुधार की जो बात उठती है, तो जैसे मैंने उल्लेख किया कि 1966-67 में कृषि सुधार आरंभ किए गए। उसके और पीछे जाएंगे अगर तो ज़मींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया, बिचौलियों की समाप्ति हुई जिसके अंतर्गत काश्तकारी सुधार किए गए, लगान का विनियमन किया गया, जोतों की अधिकतम सीमा बंदी तय की गई। ये सुधार जो किए गए और भू अभिलेखों का अभिनवीकरण किया गया, ये माना जाता है। तो एक निरंतर मेरा मानना है कि कृषि व्यवस्था में, बल्कि कह सकते हैं जिसको एग्रेरियन सिस्टम है, उसमें सुधार करने के लिए लगातार प्रयास किए गए। लेकिन जो उसका केंद्रीय तत्व है वो ये है कि किसान को नुकसान होता रहा। कृषि मूल्य आयोग भी बना, ये कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस का नाम दिया गया। तो मूल्य तो निर्धारित होता रहा, एमएसपी की भी घोषणा की गई। एमएसपी के बावजूद भी हम कह सकते हैं किसानों को लाभ नहीं दे पाए, बल्कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो आम किसान था, मैं अभिजन किसान की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इलीट कह सकते हैं किसान है, जो धनवान किसान है, बाकी सबको क्षति होती रही लगातार। तो एक दृष्टिकोण ये बना हाल के वर्षों में कि किसानों की आय को दोगुणित किया जाए, दो गुना किया जाए। अब ये है एक जो कहेंगे नीति का परिवर्तन है कि यदि हम कृषकों की आय को दोगुना करना चाहते हैं, या कई अध्ययन ये भी कहते हैं कि उससे भी अधिक किया जा सकता है, तो क्या किया जाए? इसके लिए आवश्यक होगा कि कृषि का विविधीकरण किया जाए। मेरा अभिप्राय यह है यहाँ पर कहने का कि खेती के साथ गैर खेती की क्रियाओं को, जैसे पशुपालन है, वानिकी है, मछली पालन है, बागवानी का जो क्षेत्र है, इसको कहेंगे समाकलित किया जाए, इसको समेकित किया जाए खेती की क्रियाओं के साथ। तो जो एक ग्रामीण विकास की दृष्टि है, कहेंगे जो पैराडाइम है, उसमें बड़ा बुनियादी परिवर्तन आया है। विगत 6 वर्षों के अगर अनुभव को विशेष रूप में देखें कि खेती और गैर खेती की क्रियाओं को जोड़कर ही किसानों की आय को दुगुणित किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण ले लें कि यदि किसान गेहूं और चावल की ही खेती करता रहा, परंपरागत फसलों का उत्पादन करता रहा, कह सकते हैं मूल रूप में, तब ये वो फसलें हैं, जैसे पंजाब का ही उदाहरण ले लें फौरी तौर पर, तो पंजाब में 78% जल संसाधनों का उपयोग खेती के विकास के लिए किया गया। और अध्ययन ये बताते हैं कि पंजाब में जो कृषि मूल्य है, कुल कृषि आय है, उसमें जो हिस्सा कसी कह सकते हैं खाद्यान्नों की है, वो लगभग 70% है। जबकि उल्टे अगर हम बिहार को देखें तो वहाँ पर खाद्यान्नों का जो अनुपात है वो केवल 40% है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही वो एक क्षेत्र हैं जहां पर हरित क्रांति का संकेंद्रण रहा। ये कह सकते हैं कि जो 60 के दशक के उत्तरार्ध में हरित क्रांति आई, उसका ज़्यादातर फायदा यहीं गया। अगर पंजाब को ही ले लें तो पंजाब की खेती का विविधीकरण नहीं हुआ, बल्कि उल्टे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर धान और
या चावल कहें और गेहूं की खेती के लिए जल का उपयोग ज़्यादा किया गया, तो आज स्थिति यह है पंजाब में। पंजाब सरकार की रिपोर्ट लगभग 15 साल पहले जारी हुई थी, उसमें कहा गया था कि मृदा की उर्वरा शक्ति में लगातार क्षरण हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी लगातार घट रही है। कारण यह है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है। दूसरे 78% अगर जल संसाधनों का प्रयोग खेती के विकास के लिए किया गया, तो आज पंजाब की स्थिति यह है कि लगभग 85% ब्लॉक्स में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। और तीसरा दुष्परिणाम यह हुआ कि कैंसर तीसरी महामारक बीमारी बन चुकी है पंजाब में, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पंजाब में खेती का विकास हुआ यह माना जाता है, लेकिन वहां पर खेती संकट में है। और उसके साक्ष्य ये हैं कि 1971-72 से लेकर 1984-85 तक जो कृषि विकास की दर रही पंजाब में वो 5.9% रही, जबकि पूरे देश की जो खेती की विकास दर थी इसी दौरान 2.9% थी। अब अगर और आगे बढ़ते हैं तो जो मौजूदा स्थिति है उसमें पंजाब की खेती की विकास दर घटकर 1.9% पर आ गई है, और अखिल भारतीय स्तर पर कह सकते हैं विकास दर खेती की 3.5% है। ये आंकड़े साफ तौर पर ये सिद्ध करते हैं कि पंजाब की खेती तो संकट में है ही, साथ साथ वहाँ खेती का संकट ज़्यादा है जहाँ पानी का अंधाधुंध प्रयोग किया गया, जहाँ पर रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग किया गया। तो पूरी तरह से जो किसानों की कह सकते हैं आय को बढ़ाने की बात है, उनकी आजीविका के स्रोतों के विविधीकरण की बात है। तो ये जो सुधार लाए गए हैं कह सकते हैं, इनको हम सुधार कहते हैं। तो ये जो 3 कानून बने, उन तीनों कानूनों का केंद्र बिंदु क्या है? जैसा द्विवेदी जी ने भी कहा कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, कृषि का विविधीकरण किया जाए कह सकते हैं। प्रोफेसर तिवारी, आपने ये बताया कि ये किसानों के एक सतत जो कृषि में जो सुधार है उसके अंतर्गत ये किसान कानून लाए गए हैं। तो अभी सर्वेश जी से फिर जान लेते हैं। सर्वेश जी, जैसा आपने कहा कि 85% जो किसान है वो छोटा किसान है देश में और इससे उनको लाभ होगा, तो कैसे ये लाभ की जानकारी किसानों तक पहुँचे और ये आंदोलन अब जो जिस उद्देश्य के लिए ये शुरू हुआ था किसानों का, वो भी एक अपने उद्देश्य से लगभग भटक गया है। लेकिन सरकार का भी दायित्व है कि वो इस बात को जनता तक 85% उन किसानों तक जिनके लिए ये कानून बने हैं, जिनका उससे लाभ होगा, ऐसे किसानों तक कैसे पहुँचे, कैसे इसका समाधान भी निकले, ये भी देखना। क्योंकि किसान आंदोलन जो है वो देश की अब छवि पर भी प्रभाव डाल रहा है, इसलिए अब ये सबको सोचना पड़ेगा कि इसका समाधान कैसे हो। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आने वाले समय में किसान को रोजगार चाहिए, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ चाहिए, जीवन स्तर अच्छा हो, इसके लिए अर्थ की आवश्यकता है और अर्थ के लिए रोजगार की आवश्यकता है। यह जो किसानों का आंदोलन भटका है, इसके पीछे उनकी किसानों की समस्याएं तो सतत हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए क्रमशः सरकार को नीचे स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। वो है ग्राम लेवल, जिसे इनका ब्लॉक है, विलेज है, और उनके जो अधिकारी हैं, ये इस सही माने में उन सबको इससे अवेयर कराना चाहिए और उनके माध्यम से किसानों को जागरूक करके और उनकी समितियां बनानी चाहिए। समिति बनाने का काम सरकार करेगी तो जो सरकार ने रोजगार देने की बात कही है, सरकार ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की है, सरकार ने आर्थिक स्थिति सुधारने की बात की है, तो अभी तो 6,000 रुपये किसान के खाते में डाल रहे हैं। लेकिन क्या ये 6,000 रुपये डालने से और किसान की रोजगार अपने आप बढ़ जाएगा? उसके तो खर्चे हो जाएंगे। तो उसका रोजगार कैसे डेवलप हो, इसके लिए समितियां और कोऑपरेटिव सिस्टम मूवमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है और वो सरकार का ही काम है और वो विशेष रूप से केंद्र सरकार का गाइडेंस रहे। लेकिन ये प्रदेश सरकारों का काम है कि विलेज लेवल पर कमेटियां बना करके और इस पूरे एक है उत्पादन करना। उत्पादन में भी हमारे योगी जी ने एक बड़ा कहा कि जिस जिले में जो कृषि का उत्पादन होगा उसको वो इंडस्ट्री के रूप में और मार्केटिंग के लिए डेवलप करेंगे, वो देश में नहीं देश से बाहर भी जाएगा।
तो ये जो 3 कानून हैं, उसके लिए जब गांव के लेवल पर और जिले लेवल पर जो उत्पादन हो रहा, उसके लिए जब ट्रेडिंग होगी तो ट्रेडिंग करने के लिए बिरला और टाटा नहीं आएंगे। उसके लिए यहाँ की समितियाँ बनानी चाहिए, और वो समितियों में मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोऑपरेटिव एक्ट है, सोसाइटी के लिए सोसाइटी एक्ट है। तो इन दोनों एक्टों को उसमें प्राविधान करना चाहिए कि उन एक्टों के तहत जो समिति रजिस्टर्ड कराएगा किसान, वो 10 हो सकते हैं, वो 50 हो सकते हैं, और उन किसानों को कोई टैक्स नहीं होगा, सभी सुविधाएं होगी, और सरकार जितने भी फाइनेंशियल एसिड्स देंगे, सहयोग करेंगे, वो उनको दिया जाएगा, और उससे उत्पादन बढ़ाएंगे, उससे जो है वितरण का सिस्टम ठीक करेंगे, उससे स्टोरेज करेंगे। और इसलिए जो शहर को भागते हैं रोजगार के लिए, वो वहाँ पर पढ़ा लिखा नौजवान वहीं रोजगार पाएगा, और अच्छा उत्पादन होगा, अच्छा वितरण होगा, और अच्छी मार्केटिंग होगी। तो जो इंडस्ट्री का स्वरूप है वह गांव में दिखाई पड़ेगा, और वो स्मॉल स्केल में होगा, वो बड़े स्केल में नहीं होगा। तो इसलिए यह नीति भी सरकार की है, संविधान भी ये कहता है, लेकिन उसके लिए जो तीनों सरकार, केंद्र, प्रदेश और जो गांव है, इनका समन्वय करना होगा। और जो ये एग्रीकल्चर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, वन विभाग हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का हो, इन सबको मिला करके और समन्वित रूप से गांव पर इसको फोकस करना होगा। जब ये एक मॉडल भी तैयार कर देंगे किसी ब्लॉक में कि वहाँ पर उत्पादन भी है, वितरण भी है, और उसका स्टोरेज भी है, तो उसके आधार पर धीरे धीरे पूरे प्रदेश में यह जाएगा। और यही एक सरकार की नीति भी है, लेकिन एग्जीक्यूशन में फेल्योर है, यह मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, और एग्जीक्यूशन का लेवल जिला नहीं होगा, जिलाधीश नहीं होगा। एग्जीक्यूशन का लेवल जो है, जो अन्य विभाग हैं, जिसमें कि कृषि विभाग प्रमुख है, हॉर्टिकल्चर है, जिसमें कि डेयरी है, इन सबको समन्वित करके और वहाँ पर विकसित करने का काम करना होगा। तो इसके परिणाम बहुत सुखद और अच्छे आएंगे। जब किसानों की मांग है कि तीनों बिल वापस होने चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि किसान बिल वापस ले लेने चाहिए सरकार को? किसान बिल वापस नहीं लेने चाहिए, ये इनकी पॉलिटिकल मांग है। और वो भी पॉलिटिकल मांग है कि इसमें जो है एमएसपी पर और उस पर जो है कानून बनना चाहिए। फंडामेंटल राइट है किसी को भी व्यापार करने का, उसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। जो व्यापार करना चाहेंगे वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से, इसे टर्न डाउन करा देंगे। तो यह जो आंदोलन करा रहे हैं, इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनकी दिशा ठीक नहीं है, और ये ठीक करना भी नहीं चाहते। इसलिए इसमें किसानों को ही आगे आना पड़ेगा कि किसान इस बात को समझें और अपनी समितियों बना करके और अपने को आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे कि उन्हें रोजगार मिले, उनके लड़कों को रोजगार मिले, और उनका उत्पादन बढ़े, और उनको सही उत्पादन लागत मूल्य मिले। इसके लिए गांव का ही व्यक्ति, मानी गांव की जो किसान समितियां हैं, वह मूल्य तय करें। सरकार कौन होती है? सरकार प्रोटेक्शन दे, सरकार मूल्य नहीं तय करेगी। और सबसे बड़ा जो है कंज्यूमर, उसका भी तो हित है, उसके फंडामेंटल राइट हैं कि उसको उचित मूल्य पे मिले। तो वो देने का काम कौन करेगा जब गांव में उसका मूल्य सही तय होगा? अभी तो इंडस्ट्री के लिए फ्री है, और गांव को आपने प्रतिबंधित कर रखा, किसान को प्रतिबंधित कर रखा कि उसका मूल्य सरकार तय करेगी। क्यों करेगी सरकार तय? इसलिए इस पर जो है यह वामपंथी सोच, कांग्रेस का सोच, रशियन सोच, इससे दूर जाना पड़ेगा, और भारतीय सोच और गांव का सोच, इसको स्थापित करना पड़ेगा, और इसके लिए किसानों को आगे आना पड़ेगा। प्रोफेसर तिवारी, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है और आर्थिक स्थिति है, क्या वो ये अनुमति देती है कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दे दी जाए? जैसा कि किसानों ने मांग की है कि उन्हें एमएसपी की गारंटी मिले और एमएसपी पर एक कानून बने अलग से। तो व्यापारियों को किसी एक निर्धारित मूल्य से नीचे खरीदने पर अगर उनको बाध्य किया जाएगा, तो देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और देश की अर्थनीति क्या कहती है? क्या ये उचित होगा या ऐसी मांग को मानना? देखिए सर्वेश जी, आर्थिक तर्क आधार पर एमएसपी एक पोषणीय कह सकते हैं अर्थनीति नहीं हो सकती। एक बड़ी धारणा पूरे विश्व में, भारत में भी वो प्रबल है वर्तमान परिदृश्य में, कि सरकार का बिजनेस
बिजनेस में जाना नहीं है। मैं जिस बात का उल्लेख द्विवेदी जी भी कर रहे हैं कि जो एक कीमत निर्धारित होनी है, अगर हम ले लें कृषि उत्पादों की कीमत का निर्धारण होना है, तो कैसे हो? न तो सरकार तय करे, मतलब एक दीर्घकालीन पर्सपेक्टिव में मैं बात रख रहा हूं कि आगे चल कर क्या सुधार और किया जा सकता है इसमें। जैसे बात आ रही कि कृषि कानून वापस नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रजातांत्रिक संसदीय प्रणाली में संसद द्वारा वो पारित हैं, वह अधिनियमित कानून हैं। अब यदि उसमें और बातों को शामिल किया जाना है, तो मेरा कहना है ऐसा कि यदि औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण औद्योगिक कार्टेल्स करते हैं, घराने करते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तेल की कीमतों का, पेट्रोलियम प्राइसेस का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्टेल्स ही तो हैं, ओपेक देशों के जो तय करते हैं। तो किसान अपनी फसल की कीमतों का निर्धारण स्वयं करें, लेकिन उसके लिए एक बड़ी संरचना बनानी पड़ेगी, जैसा द्विवेदी जी ने भी कहा। लेकिन उसमें एक कड़ी तो बड़ी महत्वपूर्ण है जो स्थापित हो गई है। 6000 के बराबर FPOs बनाए जा चुके हैं, 10,000 और बनाए जाने हैं। यही सहकारी या कह सकते हैं सामूहिक आधार पर कृषि उत्पादों की कीमतों के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं, खेती बागवानी के लिए भी और खेती गैर खेती क्रियाओं के लिए भी, और इसके साथ उसके विपणन के लिए भी। तो जहाँ तक बात यह है कि खेती के सुधार और कैसे आगे बढ़ाए जाएं, क्या भारत में ये पोषणीय है कि इस तरह MSP को जारी रखा जाए? केवल पंजाब का उदाहरण फिर लेना चाहूँगा, बहुत एक कह सकते हैं फौरी तौर पे ही, कि वहाँ प्रति किसान को जो सब्सिडी का भार है वो लगभग 1 लाख का प्रति व्यक्ति, प्रति किसान को जो जा रहा है। अब इसका सबका जो कहेंगे परिणाम भुगतना होता है, वो खजाने को भुगतना पड़ता है, वो राजकोष को भुगतना पड़ता है। तो एक जो सब्सिडी की कंसेप्ट है वो पूरी आर्थिक प्रक्रिया को कहेंगे डिस्टॉर्ट तो करती ही है, उसमें ऐंठने तो पैदा ही करती है, उससे कार्यकुशलता घटती है, विषमता बढ़ती है। बल उसके साथ ही साथ यह बजट के लिए भी संभव नहीं है अब कह सकते हैं, क्योंकि अन्य दायित्वों के निर्वहन के लिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का उल्लेख मैं करना चाहूँगा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर, खेती के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की एक बात की गई आत्मनिर्भरता के अंतर्गत, आत्मनिर्भरता की जो नीति तय की गई उसके अंतर्गत। मेरा मानना है, आंकड़े बताते हैं कि लगभग 93,000 करोड़ रुपए के बराबर वार्षिक क्षति होती है, जो कटाई, फसल कटाई के बाद का नुकसान किसान को भुगतना पड़ता है। तो स्थानीय तौर पर गांव में ही कह लें, खेती के लिए, गैर खेती के उत्पादों के लिए, जैसे फूल की खेती, फलों की खेती, जड़ी बूटियों की खेती, इनके लिए तो कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निवेश है, अभी तो कैटलिस्ट के तौर पे सरकार कर रही है, लेकिन एक दीर्घकालीन अर्थनीति का जो संदर्भ होगा वो ये होगा कि निजी निवेश, क्योंकि निजी हाथों में यदि पूंजी है, सरकार, यदि कृषकों के पास पूंजी नहीं है तो जिसके पास पूंजी है वही तो पूंजी निवेश करेगा। मेरा मानना है, अनुमान बताते हैं इस बात को, कि यदि जो 2 आरंभिक कानून हैं, विपणन से जुड़े हुए, व्यापार से जुड़े हुए और इसके साथ संविदा खेती से जुड़े हुए, खेती की आय में लगभग 30 से 35% की वृद्धि होगी, और जो पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान होता है अगर उसको देखा जाए तो जो नई नीति है इससे लगभग जो इनकम बढ़ेगी वो 20% से बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर 55 से 60% तो इस तरह खेती की इनकम केवल इससे बढ़ने जा रही है कि गांव में बड़े पैमाने पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाए, भंडारण क्षमता का वर्धन किया जाए, और जैसा द्विवेदी जी ने कहा कि वहां तो फूड प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को कायम किया
किया जाना है, क्योंकि भारत में या जो नया भारत है उसके जो सूर्योदय या सनराइज इंडस्ट्रीज हैं वो यही उद्योग हैं जिनमें श्रम का उपयोग अधिक होना है, पूंजी का उपयोग कम होना है। क्योंकि भारत में यदि पूंजी की कमी है और श्रम की बहुलता है तो हमें तो इस प्रकार की अर्थनीति को लागू करना होगा। उसमें खेती से जुड़े हुए सुधार भी हैं और ये केवल एक शुरुआत है, कह सकते हैं 3 कानून। दीर्घकालीन एक अनुदृष्टि में तो हमें यह तय करना पड़ेगा कि किस तरह गांव में ही लोगों को काम मिले। कृषि सुधार की एक प्रक्रिया है जो कि सतत रूप से चल रही है, जैसा कि प्रोफेसर तिवारी ने बताया, सर्वेश चंद्र द्विवेदी जी ने बताया, और उस प्रक्रिया के अंतर्गत ही ये तीनों किसान कानून या ट्रेडिंग कानून कहना चाहिए, किसान कानून नहीं ट्रेडिंग कानून कहना चाहिए, ये लाए गए हैं। इनकी आवश्यकता है, ये आज की हमारी चर्चा का ये निष्कर्ष है कि किसानों के लिए जो कानून बने हैं ये इनसे किसानों को लाभ ही होगा। और आज जो आवश्यकता है वो कृषि में विविधीकरण की है। विविधीकरण होगा तो किसान की आय 2 गुनी नहीं 3 गुनी 4 गुनी भी हो सकती है। ये भी आज की हमारी चर्चा का विषय है। किसान आंदोलन अपनी जगह पर है, उसकी दिशा जो भी है वो उनके किसान नेताओं को निर्धारित करनी है कि वो सही दिशा में रहे। ये उनका एक लोकतांत्रिक अधिकार है, किसानों का भी अधिकार है। देश का कोई भी नागरिक आंदोलन कर सकता है, अपनी मांग रख सकता है। सरकार को मानना या ना मानना ये सरकार का पक्ष है, लेकिन किसान नेताओं को भी इस पक्ष को अब समझ लेना चाहिए कि ये तीनों कानून उनके हित में ही हैं, उनसे उन्हें नुकसान नहीं होना है। इसलिए इन कानूनों पर उनको सरकार के साथ एक और वार्ता, जो 12 दौर की वार्ता हुई उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हालांकि इस वार्ता में सरकार की तरफ से एक सार्थक प्रयास भी आया था कि सरकार 18 महीने के लिए कानूनों को स्थगित करने को तैयार थी, लेकिन समाधान वार्ता नहीं बनी। लेकिन फिर वार्ता शुरू हो, सरकार भी शुरू करे, किसान भी उसके लिए तैयार हों और एक समाधान निकले। आंदोलन हुआ, ये एक बड़ी बात है कि किसान अपनी मांग को लेकर आए। हम किसानों की बात को भी पूरी तरह से खारिज नहीं करते हैं। किसानों का अपना पक्ष है, किसानों की अपनी समस्याएं हैं। जो खेती करता है, जिसने गांव देखा है, जो गांव में पैदा हुआ है, जो खेत में गया है, जिसने खेत में काम किया है, वही किसान के दर्द को समझ पाएगा, उसको जान पाएगा। हम सब लोग इस डिबेट में, सर्वेश चंद्र द्विवेदी जी भी, AP तिवारी जी भी, सबका गांव से भी संबंध रहा है और मूलतः गांव की समस्याओं को समझते भी हैं। आज की चर्चा हमारी इसी निष्कर्ष पर समाप्त होती है कि यह कृषि सुधार की एक प्रक्रिया का अंग हैं तीनों कानून। इसलिए इसका समाधान शीघ्र से शीघ्र निकले और जो सुझाव आए हैं वो सरकार भी उनको माने, कि जैसा कि FPO के बारे में आया है, तो ये एक रास्ता भी हो सकता है किसानों की समस्याओं के समाधान का। आज के विमर्श में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय पर विमर्श के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं और अपने दोनों अतिथि प्रोफेसर AP तिवारी और सर्वेश चंद्र द्विवेदी जी को एक बार पुनः इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए, हमारे विमर्श में आने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।